यहाँ से जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक, अपना रिवीजन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो इसमें हम लोग को ये सारी चीज़ें पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड चेन पढ़ेंगे और उसी में डीएनए के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है फिर उसके बाद पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए या पैकेजिंग ऑफ डीएनए, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद फिर आरएनए वर्ल्ड के बाद सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, देन आरएनए रेप्लिकेशन, ये सब सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स इन एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए प्रिंटिंग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन में एक चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, कि जो बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, हमारे जो जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल समझ रहे हैं आप लोग, जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है, जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक उतना हम लिखेंगे नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, आप लोग ये कर रिवाइज कर ही लिया होगा। ठीक है, जो जेनेटिक बिल्डिंग ब्लॉक जो होगा वो हमारे जो जेनेटिक मटेरियल, मतलब हमारे बॉडी में या ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो मटेरियल, ठीक है, जो मटेरियल जो है वो कैरेक्टर को एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल को बनाने वाला, ठीक है, जो मेनली होता है वो कोई प्रोटीन और कोई लिपिड वगैरह नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है, वो मेनली क्या होता है, डीएनए और आरएनए होता है। और आप लोग जानते हैं डीएनए और क्या रहेगा, वो आरएनए रहता है। ठीक है, मेजरली ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही होता है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। आरएनए, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। जैसे देखते हैं, जैसे कुछ कुछ वायरसेस हो सकता है, जैसे टोबैको मोज़ैक वायरस हो सकता है, गौर से सुनिएगा। टोबैको मोज़ैक वायरस हो सकता है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो सकता है, या फिर जो है सार्स वायरस हो सकता है, इबोला वायरस हो सकता है। अभी जो कोरोना वायरस जो चल रहा है, जो सार्स वायरस है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, ये भी जो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है, आप देखेंगे वायरस में जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादातर जो है प्लांट वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। ठीक है, तो कुछ ही मतलब कुछ वायरसेस में ही जो है जेनेटिक आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, वैसे आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह नहीं काम करता है। आरएनए जो है मैसेंजर की तरह काम करता है। मैसेंजर कहने का मतलब है, मतलब डीएनए होगा, ज़्यादातर ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म डीएनए जेनेटिक मटेरियल रहता है। ठीक है, वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कराना चाहता है, प्रोटीन बनाना चाहता है, एंजाइम बनाना चाहता है, तो वो आरएनए के थ्रू बनाता है। पहले वो आरएनए बनाता है, तब वो प्रोटीन बनाता है। इसलिए डीएनए वो डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता, डीएनए पहले आरएनए बनाएगा। आरएनए एक तरह का डीएनए के मैसेंजर की तरह काम करता है उस ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जहाँ डीएनए जेनेटिक मटेरियल रहता है। यही है, आपको मेनली जो है वो इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अगर आप देखेंगे, डीएनए होता क्या है? डीएनए देखो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, वो तो आप जानते ही हैं। और ठीक है, ये एंटी पैरेलल चेन ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, मतलब 2 एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जो है, ठीक है, बहुत सारा ये एक 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 बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हो गए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये एक चेन हो गया, ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए। एंटी पैरेलल होने का मतलब कि एक जो है वो 5 डैश से 3 डैश होगा, तो एक दूसरा जो है वो, ठीक है, 3 डैश से 5 डैश होगा, एंटी पैरेलल चेन हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो आप अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में अगर आप देखते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में अगर आप, तो ये तो जानते ही हैं, बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा ही होगा, वैसे हम फिर से बोल दे रहे हैं। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक नाइट्रोजनस बेसिस होता है, ठीक है ना, समझ गए आप, नाइट्रोजनस बेस यानी इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा। दूसरा जो है वो क्या रहेगा, पेंटोज शुगर रहेगा। ठीक है, पेंटोज शुगर के बाद नाइट्रोजनस बेस रहेगा, पेंटोज शुगर रहेगा। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे फॉस्फेट रहता है, क्या रहेगा, फॉस्फेट रहेगा, यानी H3PO4 रहेगा। इसका स्ट्रक्चर जो है वो अगर आप देखते हैं, ये हो सकता है इसका स्ट्रक्चर OH 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 और इधर जो है वो OH। पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर यानी 5 शुगर, ठीक है, आप जानते हैं 5 शुगर जिसमें रहता है वो जो है फ्यूनानोज रिंग का फॉर्मेशन करता है। यहाँ OH सब में OH 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 सिर्फ लिखा रहेगा। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 और ये 5। हाँ, सेकंड नंबर पोजीशन पे हाइड्रोजन और OH दोनों प्रेजेंट रहेगा। हाँ, सेकंड नंबर पोजीशन पे अगर आप देखेंगे, अगर OH प्रेजेंट है यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक, ऑक्सीजन OH के फॉर्म में रहेगा, तो इसको कहेंगे हम लोग राइबोज शुगर। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, सिर्फ जो है वहाँ पर H प्रेजेंट रहेगा, तो इसको कहेंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए के फॉर्म में यूज होता है, और OH जो शुगर रहेगा वो आरएनए के फॉर्म में रहेगा। नाइट्रोजनस बेस अगर देखेंगे, ये 2 तरह का हो सकता है। एक तो अगर देखेंगे प्यूरिन बेस हो जाएगा, दूसरा जो है वो आपको क्या देखेंगे, पाइरिमिडीन बेस देखेंगे। ठीक है, प्यूरिन बेस में आप देखते हैं, जैसे प्यूरिन बेस में अगर आप देखते हैं तो ये ज़सा हेवी होता है। क्यों हेवी होता है? क्योंकि इसमें अलग से
एमिडा, ठीक है, एमिडाज़ोल रिंग, इसमें अलग से जो है एमिडाज़ोल रिंग रहती है, जबकि यही एमिडाज़ोल पाइरिमिडीन में एब्सेंट होती है, ठीक है। आप देखेंगे, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो अगर आप देखते हैं तो ये इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर रहेगा। ये अगर आप देख रहे हैं ये इस तरह का नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, यानी कि ठीक है 1379 पोजीशन पे 1379 पोजीशन पे नाइट्रोजन रहेगा। बाकी सब पे क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है, सब पे कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, उसके बाद देखेंगे फिर जो है वो आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। ये वाला जो एक्स्ट्रा जो रिंग है ना वो क्या है? एमिडाज़ोल रिंग है, ठीक है, याद रखिएगा 1379, ठीक है, 1379 पोजीशन पे क्या रहेगा? वो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, बाकी सब पे कार्बन प्रेजेंट है। नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, ये सब आपको समझ में आ रहा हो कि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा और क्या प्रेजेंट रहेगा? कार्बन भी प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पाइरिमिडीन है, तो पाइरिमिडीन में जो ये जो है वो क्या होता है? हल्का होता है पाइरिमिडीन। यहाँ पे 13 वही 13 पोजीशन जो रहेगी उसमें नाइट्रोजन, बाकी सब पे क्या प्रेजेंट रहेगा? कार्बन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये जो है डबल बॉन्ड इस तरह से इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो अगर आपने देखा कि ये है प्यूरिन है और ये क्या है? पाइरिमिडीन है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल जो है वो एडेनिन होगा। क्या होगा? एडेनिन। और दूसरा क्या हो सकता है? गुआनिन होगा। दूसरा क्या हो? गुआनिन होगा। और इसका एग्जाम्पल जो है वो थाइमिन हो सकता है, ठीक है, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है, और दूसरा क्या हो, तीसरा क्या हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसा जो है ये इसमें इसका स्ट्रक्चर अगर देखिएगा, देखिए सबसे पहले एडेनिन का स्ट्रक्चर यही हम यहीं पे बता रहे हैं। सबसे पहले अगर आप एडेनिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर आप पाते हैं एडेनिन के स्ट्रक्चर में कि यहीं पर जो है वो क्या प्रेजेंट रहेगा? NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा सब पे। देखो जहाँ पर OH ग्रुप यहाँ पर नहीं लगाइएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। अब जैसे देखो A1 2 3 3 इसका जो वैलेंसी फुलफिल्ड है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की जरूरत रहेगी, लगा दीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की जरूरत है, लगा दीजिएगा, ठीक है। NH2 ग्रुप जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। एडेनिन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी छठे नंबर पोजीशन पे क्या प्रेजेंट रहेगा? NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और वही अगर गुआनिन अगर देखेंगे तो ये छठे नंबर पोजीशन पे जो है वो आपको NH2 ग्रुप जो है वो यहाँ पर नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है, 6 ऑक्सो जिसको कहते हैं। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा तो फिर बताइए ये NH2 ग्रुप जो है वो कहाँ चला जाएगा? NH2 ग्रुप जो है ये इस सेकंड नंबर हाइड्रोजन पर आ जाएगा, सेकंड नंबर कार्बन पे आ जाएगा, किसके केस में? गुआनिन के केस में, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो क्या आ जाता है? हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखा कि एडेनिन में जो 6 नंबर कार्बन पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट रहता है, वही NH2 गुआनिन में उस जगह पे जो है वो ऑक्सीजन आया था, तब सेकंड नंबर कार्बन पे क्या आता है? NH2 ग्रुप आया था। अब देखिएगा थाइमिन को, सबसे पहले इसको देखेंगे, यूरेसिल को देखेंगे। देखो यूरेसिल में क्या होता है? यहाँ पर जो है यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 2 और 4 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट रहेगा? ये जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। तो आप यूरेसिल को आप कह सकते हैं अपना जो है इससे देख लीजिएगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर जो है वो क्या प्रेजेंट, यहाँ पर जो है वो बॉन्ड, ठीक है, ब्रेक कर जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा। तो अगर ठीक है 1, 2, 3, 4 यहाँ पर भी जो है वो क्या हो जाएगा? बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें तो है 5 और 6 नंबर पोजीशन पे क्या आ जाएगा? ठीक है, वो जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर आप ये गौर से आप देखेंगे, ठीक है, ये जो यूरेसिल जो है, यूरेसिल को आप क्या कह सकते हैं? 2 और 4 नंबर, ऐसा जो है ये ऐसा पाइरिमिडीन है जिसके 2 और 4 नंबर पोजीशन पे जो है वो क्या प्रेजेंट रहेगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। और फिर थाइमिन में वही अगर देखेंगे, थाइमिन में जो है कार्बन नंबर 5 पे जो है वो मिथाइल ग्रुप आ जाता है, मीथेन आ जाता है। इसीलिए जो है वो थाइमिन जो है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। हम आगे बताएंगे। यहाँ पर मीथेन ग्रुप आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। थाइमिन इसीलिए स्टेबल होता है क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है 5वें नंबर पोजीशन पे प्रेजेंट रहेगा। वही अगर साइटोसिन अगर आप देखेंगे तो साइटोसिन में जो है वो क्या हो जाएगा? वहाँ पर अगर आप देखते हैं कि यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है 4 नंबर वाला ऑक्सीजन हट जाएगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप जो है वो लग जाएगा, ठीक है, NH2 ग्रुप लग गया। ये आपको क्या हो जाएगा? साइटोसिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो है वो क्या देखा? स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन देखा। वैसे ही अगर देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ये जुड़ेगा कैसे? ठीक है, जुड़ेगा ऐसे कि अगर आप देखेंगे ये जो है वो तुम्हारा शुगर है, ठीक है, देख रहे हो ये शुगर है। इस शुगर से, ठीक है, ये जो है इस शुगर से ये अगर देख रहे हैं आप, ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन से ये OH ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो OH जो है वो यहाँ पर इस फॉस्फेट, एक फॉस्फेट रहेगा, ठीक है, फॉस्फेट के साथ OH ग्रुप जो है वो यहाँ से जुड़ जाएगा। और ये वाला बॉन्ड को देखिए, ये वाला बॉन्ड जो है दोनों साइड, ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर बॉन्ड रहेगा तो उसको ईस्टर बॉन्ड कहते हैं कि नहीं? तो इसको आप कहेंगे ईस्टर, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो आपको जो है ये 1 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 1 नंबर हो गया। सेकंड अब 6, ये 1 नंबर से जो है फिर जो है वो आप जोड़िए, ये नाइट्रोजनस बेस जोड़िए, ठीक है, ये नाइट्रोजन, जैसे मान लीजिए पहले हम लोग कोई भी पाइरिमिडीन ले लेते हैं, ठीक है, तो पाइरिमिडीन जो होगा वो आपको इस तरह से होगा, ये देख रहे हैं,
मान लीजिए कि 1-2 हमेशा जो है बाहर के साइड में जो है वो क्या रहेगा, 1-2 पोजीशन रहेगी, ठीक है? 5 और दूसरा क्या रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है? यहाँ पर ये 3 नंबर पोजीशन पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन रहेगा, इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, OH और यहाँ पर का OH और यहाँ पर का H, ये जो है ये यहाँ पर से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। यानी कि आपने देखा कि एक न्यूक्लियोटाइड में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है और एक जो है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड रहता है, ठीक है? ये चीज़ का यूज़ होगा आपको कैलकुलेट करने के लिए, जो है हो सकता है उसमें बोला जा सकता है, ठीक है? तो याद रखिएगा एक न्यूक्लियोटाइड में जो है एक, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड में एक ग्लाइकोसिडिक में एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक। अब आप सेकंड, क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड इससे है, एक और न्यूक्लियोटाइड जो है वो आप क्या कर दीजिए, बना दीजिए। ये देखिए एक और न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या हो गया, वो बन गया। यहाँ पर फॉस्फेट रहेगा, यहाँ पर OH ग्रुप रहेगा, यहाँ पर OH ग्रुप रहेगा और यहाँ पर से जो है वो ईस्टर बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, ठीक है? आप जानते हैं यहाँ पर भी OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, बोलो यस और नो, ठीक है? सब पे OH प्रेजेंट रहता है। तो ये जो है OH और ये H जो है, ये OH दोनों जो है वहाँ से कंडेंसेशन वाटर निकल जाएगा, क्योंकि वाटर निकल सकता है। तो OH से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन निकल, एक ऑक्सीजन बच जाएगा, ठीक है? ये 1, 2, 3 ये तीनों वाटर के फॉर्म में निकलेगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच जाएगा, जो कि आपको फॉस्फोईस्टर, ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है? तो आपने देखा तब इन दोनों को मिला करके, ठीक है, यानी कि ये फॉस्फेट के ऊपर ये 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इस बॉन्ड को आप क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, ठीक है? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बोला जाएगा कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, तो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा ये एक ही फॉस्फेट का 2 बॉन्ड होगा, ये वाला मत कर दीजिएगा कि एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये नहीं हो सकता। तब ये हो जाएगा, तब अगर ये वाला बॉन्ड अगर आप बोलेंगे ना, तब आपको बोलना पड़ेगा शुगर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है? लेकिन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड रहता है, 2 न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ता है, 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है? ये इसी तरह से जो है अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए कि फिर जो है अगर आप इससे जो है वो जोड़ते हैं, कोई बेस जोड़ो आप, जो है प्यूरीन जोड़ दो, ठीक है? प्यूरीन अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है वो वहीं, ठीक है, ये वाली रिंग और एमिडाज़ोल रिंग जो है वो क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर पोजीशन पे यहाँ पे क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन था और इसका OH दोनों मिल करके वाटर को निकालेगा और एक क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो ये हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऐसी जो है लंबा बहुत सारा चलता चला जाएगा। इसका डायरेक्शन अगर देखेंगे, ठीक है, इसका डायरेक्शन 5 डैश इधर हो जाएगा और 1, 2, 3, ठीक है, और 4 और 5, तो ये वाला डायरेक्शन जो है 3 डैश हो जाएगा, यानी इधर जो है 3 डैश हो जाएगा, इधर 5 डैश हो जाएगा। वैसे ही अगर आप देखते हैं, वैसे ही अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है? इसको याद रखिएगा, इसको मिटा देते हैं क्योंकि लिखने में थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है, ठीक है? देखिए, वैसे ही अगर आप देखिएगा, एक तो ये हो गया, ठीक है? फिर एंटी पैरेलल एक चेन और इधर रहेगा, लेकिन वो उल्टा चेन रहेगा। हमेशा याद रखिएगा 3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के 3 नंबर पोजीशन से या 9 नंबर पोजीशन के, ये बेस के 3 नंबर पोजीशन या 9 नंबर पोजीशन से ये क्या होता है, ये जो है वो जुड़ा रहता है, ठीक है? उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे एंटी पैरेलल आप बनाइए, एंटी पैरेलल कहने का मतलब उल्टा बनाइए। जैसे उल्टा कहने का मतलब है कि 1, 2, 3 4 और 5 और 6, ठीक है? तो 3 नंबर पोजीशन से हमेशा जुड़ा रहेगा 1 नंबर का कार्बन, ठीक है? तो ये हो गया आपको, ठीक है, ये देखिए, ये हो गया आपको, ठीक है, ये 5वां, ठीक है, 5th नंबर। और ये किससे जुड़ा रहेगा, ये जो है फॉस्फेट से जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा, फॉस्फेट। और यहाँ OH ये जो है आगे वाला जो शुगर रहेगा उसके 3 नंबर से, ठीक है, उसके जो है वो 3 नंबर से ये जुड़ा रहता है, ठीक है? ये देखिए, ये, ठीक, ठीक है, ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ, फिर वही, ठीक, फॉस्फेट, OH और OH, ठीक है, इस तरह से जुड़ता चला जाएगा। और यहाँ पर से जो है वही अगर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1 नंबर पोजीशन से, जैसे यहाँ पर जो है, ठीक है, नहीं देखो, एक प्यूरीन के साथ जो गलती बना दिया, एक पाइरिमिडीन के साथ एक प्यूरीन जुड़ेगा और एक, ठीक है, क्योंकि ये एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ जुड़ता है, प्यूरीन पाइरिमिडीन, ठीक है, तो ये कितना डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। गुआनिन जो है वो आपको साइटोसिन के साथ जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है? ये DNA के केस में एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, क्योंकि RNA में जो है, अगर RNA में अगर आप देखेंगे, RNA में जो है वो ये नहीं होता है, RNA में थाइमिन नहीं होता है, तो वहाँ पर यूरिन होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है? तो यूरेसिल, एडेनिन जो है वो यूरेसिल से जुड़ेगा RNA के केस में बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि यहाँ यहाँ जो है, जैसे अगर आप देखते हैं तो कि यहाँ पर जो है वो आप बना दीजिए एक, क्या बना दीजिएगा, ठीक है?
ये अब बना दीजिएगा वही, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर पोजीशन पे। अब ये प्यूरिन पाइरिमिडीन है, ठीक है, तो क्या इसके सामने क्या बना, ये सॉरी पाइरिमिडीन है, तो इसके सामने क्या बनाना होगा, प्यूरिन बनाना होगा हमको। ये देखो ये प्यूरिन बन गया। और यही जो है अगर ये मान लीजिए जो है वो थाइमिन है, तो ये क्या होगा, एडेनिन होगा। कितना बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। अगर ये मान लो, ठीक है, वो गुआनिन है, तो ये साइटोसिन हो, कितना हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। तो आपने देखा इसका इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन, ठीक है, 3 नंबर जो है ये इधर रहेगा। अच्छा, इधर आप देखेंगे ये 5वां नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 5th नंबर हो जाएगा। यानी दोनों का डायरेक्शन देखो, 2 एंटी पैरेलल चेन है कि नहीं, एक जो है 3' से 5' आ रहा है और दूसरा जो है 5' से 3' आ रहा है, जो दोनों उल्टा चेन रहेगा। और इसी को आप क्या बोलते हैं, डीएनए कहते हैं, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डीएनए। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है वो आपने देख लिया। अब देखिएगा ये हम लोग फिर क्या देखते हैं, ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि इस डीएनए के स्ट्रक्चर के बाद फिर हम लोग देखते हैं इसका हाँ, जैसे कुछ आप देख लीजिए, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर बेस पेयर रहता है। देखो डबल स्टैंडर्ड जो रहेगा, ये एक स्टैंड हो गया। अच्छा, आप देखिएगा, गौर करिएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा। ये देखो ये जो हो जाएगा ना, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये इसको हम लोग देखो ये जो हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं स्टेप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टेप्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकबोन कहेंगे, ठीक है। ये जो शुगर और फॉस्फेट रहेगा बैकबोन रहेगा, ये शुगर जो फॉस्फेट रहेगा बैकबोन रहेगा, और ये क्या रहेगा, स्टेप्स रहेगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया, ये आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, कभी-कभी क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड ही रहता है। जैसे कि अगर आप देखा जाए, ठीक है, जैसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बहुत ही रेयर है, ठीक है। जैसे 5174, ठीक है, 5174 बैक्टीरियोफेज, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 5174 बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा, तो ज़ाहिर है वहाँ पर जो है बेस पेयर नहीं रहेगा। अगर सिंगल स्टैंडर्ड है, तो वो सिर्फ क्या रहेगा, बेसेस रहेगा। तो कितना रहेगा 5174 बैक्टीरियोफेज में, 5386, ठीक है। मतलब कि 5400 में 4 कम, ठीक है, 5400 में कितना, 4 कम, ठीक है ना। 5400 में 4 कम हो जाए तो कितना हो जाएगा, 5386 हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। उसके बाद में है बैक्टीरियोफेज लेमडा। आप देखेंगे बैक्टीरियोफेज लेमडा में डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये भी वायरस है कि जैसे 5174 वायरस होता है, तो बैक्टीरियोफेज लेमडा में अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा, तो वहाँ पे बेसिस नहीं रहेगा, वहाँ पे बेस पेयर रहेगा। देखिए जरा सा इसका ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन जब आए तो यहाँ पे बेस पेयर आपको बेसिस में घुमाएगा ये, ठीक है। तो सिर्फ 5174 बैक्टीरियोफेज में जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, बेसिस रहेगा, बाकी सब में बेस पेयर रहेगा या न्यूक्लियोटाइड्स रहेगा, ठीक है। तो बेस पेयर जो है वो अगर आप देखते हैं तो बैक्टीरियोफेज लेमडा में वो कितना हो सकता है, ठीक है, 48,500 प्लस 2, 48,500 प्लस 2 बेस पेयर्स रहेंगे, यानी कि 548,502, यानी 48,500 प्लस 2 ये रहेगा। उसके बाद बैक्टीरिया अगर आप देखेंगे, बैक्टीरिया तो आप जो जान ही रहे हैं, बैक्टीरिया तो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बाधप्य सेल है। तो सेल में जो, और आप जानते हैं बैक्टीरिया में जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा, उसमें कितना बेस पेयर रहेगा, कितना रहेगा, 46 लाख बेस पेयर रहेगा, ठीक है। उसमें क्या है, 5400 में 3 कम, सबसे पहला वाला। उसके बाद जो है 48,000 प्लस 2, ठीक है। और फिर जो है उसके बाद 46 लाख हो सकता है। और हमारे में अगर आप देखेंगे एक जीनोम में, ठीक है, सब में, दोनों जीनोम में नहीं, बस एक जीन, यानी एक 1 से लेकर 23 जो जितने भी क्रोमोसोम है उसमें बेस पेयर रहेंगे, डबल स्टैंडर्ड रहेगा वो डीएनए उसमें। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखते हैं तो 3.3 बिलियन होगा, यानी दोनों जीनोम का अगर कंसीडर करेंगे तो 6.6 इंटू 2 कर देंगे, 6.6 बेस पेयर हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपको क्या, डीएनए का स्ट्रक्चर। एक और होता है चारगाफ रूल, ठीक है। चारगाफ रूल का मतलब क्या हो जाएगा, चारगाफ रूल जो है कोई खास बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इससे कुछ इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखो अमाउंट ऑफ प्यूरिन बेस, ठीक है, इजकल टू अमाउंट ऑफ पाइरिमिडीन बेस, बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं AT, ठीक है, ए प्लस जी इजकल टू T प्लस सी, ठीक है। एकदम ध्यान रखना, जरा सा इसका ध्यान रखना। अमाउंट ऑफ, ये कैसे हम लोग बोले, जैसे ऐसे भी दिया जा सकता है, तुमको ऐसे दे देंगे A प्लस टी इजकल टू G प्लस सी। ये जो है चारगाफ रूल नहीं, ये चारगाफ रूल नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस जी हो जाएगा, प्लस जो है T प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अरे बड़ी सिंपल सी बात है भाई। अरे भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर एडिनिन है, ठीक है, यहाँ पर अगर मान लीजिए एडिनिन है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा जो है थाइमिन ही होगा। अगर यहाँ पर जो है प्यूरिन है तो यहाँ पर पाइरिमिडीन ही है। अगर यहाँ पर जो है वो मान लीजिए पाइरिमिडीन है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्यूरिन ही आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है वो, ठीक है, साइटोसिन है, तो यहाँ पर क्या है, गुआनिन आएगा। हमेशा प्यूरिन के सामने पाइरिमिडीन होगा, इसलिए जितना प्यूरिन होगा उतना पाइरिमिडीन होगा, ठीक है। जितना जो है वो प्यूरिन होगा उतना जो है क्या होगा, पाइरिमिडीन होगा। इसलिए जितने भी, ठीक है, जितना मान लीजिए 10 गुआनिन है तो 10 साइटोसिन होगा उसके सामने, 10
20 एडेनिन है तो 20 जो है थाइमिन होगा उसके सामने, ठीक है? तो ये इस तरह से इस पे चरगाफ रूल पे जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा, ये चरगाफ रूल कहता है। अब हम लोग जो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पढ़ते हैं। पैकेजिंग का मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हम लोग जो है वहाँ पर हम लोग देखेंगे दैट इज़ मतलब सेल डिवीज़न में हम लोग देखेंगे। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी रस्सी है और आपको हमेशा खोलना है और आपको हमेशा बंद उसको जो है एक जगह पे समेट के रखना है। तो आप कैसे रखेंगे? हमेशा ऐसे ही करके उलझा के रख देंगे कि बार-बार उसको खोलने में जो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़े। नहीं, आप उसको कोई रील वगैरह में या कोई ढेले में, ठीक है, उसको क्या करेंगे बाँध के रखेंगे, ठीक है? ताकि निकल जाए, आसानी से जो है वो कंडेंस हो जाए, आसानी से जो है वो रिलैक्स हो जाए। यही ना करेंगे? तो यही बात है हमारा डीएनए जो है, ठीक है, ज़्यादातर नॉर्मल सेल्स में हमारा डीएनए जो है हर ठीक है हर जो है वो 24 घंटे में जो है वो रिलैक्स होता है और हर 24 घंटे में जो है वो रिलैक्स होता है मतलब और 1 घंटे के लिए ये 1 घंटे के लिए क्या होता है डिवीजन करने के लिए वो कंडेंस होता है। तो ज़ाहिर है उसको डीएनए को जो रखा जाएगा वो ठीक है, वो जो है उसी तरह के कुछ रील में बाँध-वाँध के रखा जाएगा या किसी ढेले में जो है वो बाँध-वाँध के रखा जाएगा। तो इसीलिए वही जो ढेला ढेला यहाँ पर कोई किस चीज़ का होगा? मिट्टी का ढेला होगा? नहीं, यहाँ पे ढेला किस चीज़ का होगा? प्रोटीन का ढेला होगा, किसी का प्रोटीन का। और और इस स्ट्रक्चर को ये जो ढेले वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है? क्या कहेंगे? बीट्स ऑन स्ट्रिंग कहेंगे, ठीक है? बीट्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब जैसे कि एक बड़ी-सी जो है, ठीक है? इसको मिटा देते हैं। एक बड़ी-सी यहीं पर देखिए, एक बड़ा-सा ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा-सा एक जो है स्ट्रिंग है, रस्सी है, उसमें बीच-बीच में क्या बंधा हुआ है? ढेला बंधा हुआ है, ठीक है? बीच-बीच में, ठीक है? बीट्स का मतलब ढेला होता है। ये देखो, ये ढेला बंधा हुआ है, ढेला बना है। इसी को कहते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग। ऐसी को स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है? और इस स्ट्रक्चर ये कौन-सा स्ट्रक्चर है? ठीक है? ये न्यूक्लियोसोमल ये कौन-सा स्ट्रक्चर है? इसको हम लोग न्यूक्लियोसोमल मॉडल कहते हैं, ठीक है? क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोमल, ठीक है? मॉडल कहेंगे, ठीक है? ये टर्म न्यूक्लियोसोम जो है पीट आउटडेट एंड इटैट ने दिया था। हालाँकि कॉरनबर्ग एंड थॉमस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था जिसको आप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम कहेंगे। यानी कि आपको डीएनए के ऊपर एक ढेले के ऊपर जो एक बीट के ऊपर लपेटना होगा और वो बीट किसका बना रहेगा? ज़ाहिर है ढेला के तो बना रहेगा, मिट्टी का ढेला बना, वो किसका? प्रोटीन का बना रहता है, ठीक? अगर आप देखिएगा ये जो है अगर आप देखिए यहाँ पर एक जो है वो प्रोटीन का क्या रहेगा? ढेला रहेगा, ठीक है? और इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है? क्या कहते हैं इसको हम लोग? हिस्टोन ऑक्टोमर कहते हैं। 1 सेकंड रुकिए इसको थोड़ा-सा, ठीक है? देखो, हिस्टोन ऑक्टोमर ये कैसा होता है? अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एक ढीला रहता है, ये देखिए इस तरह से, ऐसे करके, ठीक है? और ये, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पर हिस्टोन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन का बना था, हिस्टोन ऑक्टोमर कहते हैं। ऑक्टोमर का मतलब 8 इसमें रहेगा। कैसे 8 रहेगा? देखिए, ये रहेगा तुमको H4 ये H3, H4, H3, H4, H2A, H2B, है ना? कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और H2A, H2B जो है वो किधर प्रेज़ेंट रहेगा? वो बैक साइड में, उधर प्रेज़ेंट रहेगा। यही हिस्टोन ऑक्टोमर, यही बीट हो गया, ठीक है? और उसके ऊपर जो है 2 बार डीएनए का 2 बार जो है वो घुमा रहेगा डीएनए, ठीक है? ये 2 डीएनए जो है वो अगर आप देखेंगे 2 बार जो है इसके ऊपर घुमा रहेगा। और यहाँ पर जो है एक और हिस्टोन प्रोटीन रहेगा जिसको आप क्या बोलेंगे? H1 कहेंगे, ठीक है? तो ये जो पूरा जो तुम देख रहे हो, ये जो पूरा अगर आप देखिएगा फिर एक वैसी जो है फिर एक हिस्टोन ऑक्टोमर रहेगा, ये देखिएगा, ठीक है? फिर जो है वो आपको इसी तरह से प्रेज़ेंट रहेगा, फिर से वो डीएनए जो है इसके ऊपर क्या होगा? घूमेगा और घूमने के बाद वहाँ से फिर H1 प्रोटीन प्रेज़ेंट होगा यहाँ पर, ठीक है? तो ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? एक न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक हम लोग न्यूक्लियोसोम कहेंगे, ठीक है? ये पूरे को न्यूक्लियोसोम, ठीक है? और इसको, ठीक है? ये जो बीट के ऊपर हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर जो डीएनए लिपटा रहेगा, ठीक है? उसको हम लोग कहेंगे कोर डीएनए। क्या कहेंगे? कोर डीएनए, ये वाला
और ये वाला जो डीएनए आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं लिंकर डीएनए। क्या कहते हैं इसको हम लोग? लिंकर डीएनए कहेंगे। ये वाला जो है वो क्या है? लिंकर डीएनए है। और ये वाला जो है वो क्या है? वो तुम्हारा कोर डीएनए, हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। दोनों को मिलाकर पूरे न्यूक्लियोसोम में थे, यानी कि पूरे न्यूक्लियोसोम, ये पूरा कोर डीएनए भी और लिंकर डीएनए को मिला लीजिएगा तो ये करीब 150 बेस पेयर्स का रहता है। और ये करीब ऑलमोस्ट जो है एवरेज, हालांकि 4 से 114 बेस पेयर का रहेगा, ठीक है। 150 बेस पेयर का रहेगा, ये 50 बेस पेयर का रहेगा, यानी टोटल जो है एक न्यूक्लियोसोम पे 200 बेस पेयर्स रहेगा। ये देखिए, गौर करिएगा, कितना रहेगा? 200 बेस पेयर। तो आप लेंथ ऑफ द डीएनए जो है वो बता सकते हैं। हाँ, बता सकते हैं लेंथ ऑफ द डीएनए, ठीक है। लेंथ दो डीएनए, देखो डीएनए जो रहता है ये जैसे कि आपको बताया था, ठीक है, यहाँ एक बेस पेयर, यहाँ एक बेस पेयर, यहाँ एक बेस पेयर, ठीक है। इन दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 एंगस्ट्रम होता है, 3.4। तो यानी दो बेस पेयर है इंटू 3.4 एंगस्ट्रम अगर आप कर देते हैं तो आपको क्या आ जाएगा? इसकी लेंथ जो है वो निकल जाएगी, इसकी लेंथ जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि इसकी लेंथ यानी 3.4, यानी दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है 3.4। ये हम जो 3.4 जो आपको बता रहे हैं वो हम किसका बता रहे हैं? वो आपको बी डीएनए का बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं? बी डीएनए, सबसे कॉमनेस्ट डीएनए होता है ये। इस तरह का जो है वो अगर आप देखेंगे ये डीएनए होता है, ठीक है। आपको पहले ही बताया है कि ये इस तरह का जो है वो डीएनए रहेगा। वो हेलिकल डीएनए, हेलिकल रहता है, ऐसे करके घुमा रहता है, हेलिकल ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 बेस पेयर, 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरा एक सर्कल लेने में उसको 10 बेस पेयर लगता है, ठीक है। 10 बेस पेयर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। बीच में एक एक्सिस रहती है जिसके चारों तरफ जो है इमेजिनरी एक्सिस है, चारों तरफ ये घूमता रहता है, ठीक है। यही देखो, यही दो बेस पेयर के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? 3.4 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। आप याद करिएगा, फिर से हम अच्छे से याद करा रहे हैं, ए बी सी और जेड डीएनए, ठीक है। ए डीएनए, बी डीएनए सबसे कॉमनेस्ट, ठीक है। जेड डीएनए, ठीक है, 23 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और ठीक है 20 एंगस्ट्रॉम, और 19 एंगस्ट्रॉम, और 18.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जरा देखना जरा सा, ये जो आप जो थिकनेस ऑफ डीएनए देख रहे हैं, ये जो थिकनेस, ये मोटाई, ये सबसे, जो हम लोग जब पढ़ रहे हैं बी डीएनए पढ़ रहे हैं, जो सबसे कॉमनेस्ट रहेगा वो कितना रहेगा? 20 एंगस्ट्रॉम रहेगा। ये जो मोटाई जो रहती है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और वही अगर ए डीएनए का देखेंगे 23 एंगस्ट्रॉम होगा, सी डीएनए का देखेंगे 19 एंगस्ट्रॉम, और 18.4 एंगस्ट्रॉम जेड डीएनए का रहेगा। राइट हैंडेड सारा ए बी सी तीनों, क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ए बी सी तीनों जो है वो राइट हैंडेडली घूमता है ऐसे, जबकि जेड डीएनए जो है वो कैसे घूमेगा? लेफ्ट हैंडेडली घूमेगा। ए बी सी जो है वो राइट हैंडेडली घूमता है, जबकि जेड डीएनए जो है वो तुम्हारा लेफ्ट हैंडेडली घूमता है, ठीक है। याद रखिएगा जेड डीएनए, ठीक है। ये हो गया 23, 20, 19 और 18.4। अच्छा, दो के बीच का जो है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका रहेगा 2.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 2.5, इसका तो जाहिर ही होता है 3.4, इसका 3.3 एंगस्ट्रॉम हो सकता है, और इसका 3.8 एंगस्ट्रॉम हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा 2.56 ए बी सी जेड, 2.56, 3.4, 3.3, 3.8, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर देखेंगे कि एक कंप्लीट सर्कल में, ठीक है, कंप्लीट सर्कल में 12, ठीक है, 10, 9.33 और 9 पर नहीं, यहाँ जो है वो 12 रहेगा, ठीक है। एक कंप्लीट सर्कल में 11, ठीक है, हाँ 11 था, ठीक है। देखो, एक कंप्लीट सर्कल में अभी आपको बताया जेड बी डीएनए का एक कंप्लीट सर्कल जब घूमेगा तो कितना कितना एंगल बनेगा? कितना टोटल बेस पेयर आएगा? 10 आएगा। लेकिन वही अगर आप ए देखेंगे तो ए में जो है वो करीब कितना हो जाएगा? ठीक है, 11 हो जाता है। ए में कितना हो जाएगा? वो 11 हो जाएगा। और अगर आप देखते हैं, ठीक है, ए में जो है वो 11 हो जाएगा, और अगर वही बी में जो है वो 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखेंगे जेड में, सी में जो है वो पूरा कंप्लीट सर्कल में 9.33 बेस पेयर्स हो सकता है, जबकि जेड में कितना हो जाएगा? 12 बेस पेयर। यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट सर्कल घूमने में, यानी 360 घूमने में, ठीक है, ये 12 बेस पेयर होगा। अच्छा, टिल्ट पर बेस पेयर, टिल्ट पर बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? बी डीएनए की बात करिए। अरे भाई, यहाँ 360 एंगल घूमने में 10 बेस पेयर का यूज हो रहा है, तो हर कितना टिल्ट कितना होगा? एंगल कितना घूमेगा? 360/10, ठीक है। दो बेस पेयर के बीच का एंगल कितना होगा? 360/10 यानी 36, ठीक है। वैसे जो है वो 36 किसका हो जाएगा? वो आपको बी डीएनए का, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये जैसा ध्यान में रखिएगा, इस तरह से आ भी सकता है ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए एंड जेड डीएनए, ठीक है। अच्छा, फिर हम आपको बता रहे थे डीएनए की जो है वो बात बता रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा हिस्टोन ऑक्टोमर जो है वो यूज की हुआ न्यूक्लियोसोम जो है वो क्या होगा? वो यूज होगा। हाँ,
हायर लेवल ऑफ पैकिंग जो होती है वो क्या होती है, हायर लेवल ऑफ पैकिंग, ठीक है, हायर लेवल ऑफ जो पैकेजिंग होगी उसमें जो है NHC भी यूज होता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। हायर लेवल ऑफ पैकिंग में अगर आप जाएंगे तो NHC भी यूज होगा, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी वहां पर क्या होता है वो यूज होता है हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग में, ठीक है। तो ये हो गया आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। उसके बाद पैकेजिंग ऑफ डीएनए में फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है, डीएनए की पैकेजिंग होगी, फिर हम लोग देखते हैं सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जैसे हमने आपको बोल दिया, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल हमने आपसे बोल दिया कि भाई भाई जो है कि भाई 3 एक्सपेरिमेंट इसको हमने आपसे जो बोल दिया था कि जेनेटिक मटेरियल की तरह कौन काम करता है, डीएनए या आरएनए काम करता है, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए जो है वो काम करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह, लेकिन पहले कंफ्यूज देखो, क्योंकि देखो गैमेट्स जो है एक बॉडी से, मतलब किसी भी पेरेंट की बॉडी से उसकी औलाद में गैमेट्स जा रहा है, तो गैमेट्स में तो सब कुछ जा रहा है, प्रोटीन भी जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी जा रहा है, लिपिड भी जा रहा है, डीएनए आरएनए भी जा रहा है। तो इसमें इसमें जेनेटिक इसमें जो इन्फॉर्मेशन को लेके जेनेटिक मटेरियल के तरह कौन काम कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को लेके कौन जा रहा है, देखो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड होगा नहीं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लिपिड जो है वो जल जाता है, खत्म हो जाता है। तीन में जो है वो कंफ्यूजन था, ठीक है, लिपिड होगा नहीं। एक तो जो है वो प्रोटीन में कंफ्यूजन है कि कहीं हो सकता है प्रोटीन लेके जाता हूँ एमिनो एसिड्स के फॉर्म में, या तो हो सकता है डीएनए लेके जाता हो, या तो प्रोटीन या तो आरएनए लेके जाता है। यही इसी को सर्च किया गया आखिर जेनेटिक मटेरियल जो है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, ठीक है, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। तो यही सर्च किया। सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको हम लोग कहते थे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इसको हम लोग कहते हैं। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखते हैं तो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, एक बैक्टीरिया को, न्यूमोकोकस, ठीक है, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज कराता है, इसका 2 स्ट्रेन होता है, 2 टाइप, S3 एंड R2, ठीक है, S3 एंड R2। S3 जो होगा वो स्मूथ टाइप होगा, ठीक है, और 3 जो है वो नंबर ऑफ स्ट्रेन है, ठीक है, स्मूथ होगा। इसके चारों तरफ ये काफी स्मूथ बैक्टीरिया होता है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है वो क्या होता है, ये न्यूक्लियोसोम होगा इसके चारों तरफ एक कैप्सूल होता है, ठीक है, कैप्सूल, और ये विर्युलेंट होता है, कैप्सूल रहेगा इसीलिए ये एकदम चिकना होता है, स्मूथ होता है इसका सरफेस, विर्युलेंट यानी बीमारी कॉज, निमोनिया कॉज कराएगा। जबकि R2 जो है इसके चारों तरफ कैप्सूल नहीं प्रेजेंट होगा और ये नॉन विर्युलेंट होता है, मतलब बीमारी नहीं कॉज कराएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया, माउस को लिया गया, माउस को जो है ये S3 जो है वो, ठीक है, S3 को जो क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया गया, सुई दे दिया गया। S3 जो है विरुलेंट निमोनिया कॉज किया इसको, और ये माउस जो है वो क्या हो गया, भगवान को प्यारा हो गया, मर गया ये, ठीक है, जाहिर है मर जाएगा। R2 जब दिया गया तो जाहिर है वो जिंदा रहेगा, वो जो है वो नहीं मरेगा, ठीक है, R2 अगर दीजिएगा वो जिंदा रहेगा, नहीं मरेगा, क्योंकि R2 जो है नॉन विरुलेंट है। अब क्या किया गया, जैसा देखिएगा, S3 को इंजेक्ट किया गया, S3 मतलब फिर से S3, लेकिन हीट एंड किल्ड, ठीक है, हीट एंड किल्ड मतलब हल्का सा हीट करके, ऐसा नहीं कि एकदम भस्म कर दिया गया इसको, हल्का सा हीट करके ये बैक्टीरिया को मार दिया गया, ठीक है। तो जाहिर है अब अगर बैक्टीरिया को मार दिया, अब इस चूहे में आप इंजेक्ट करिएगा, चूहा मरेगा, जाहिर नहीं मरेगा, क्योंकि हीट एंड किल्ड है, विरुलेंट तो होगा नहीं, तो ये चूहा नहीं मरा। चौथा एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, S3+R2, ठीक है, और ये कैसा था, ये जो है HNK था, HNK का मतलब हीट एंड किल्ड किया हुआ था, उसको जो है इसको जो है वो क्या किया गया, जिंदा माउस को इंजेक्ट किया गया, देखा क्या गया कि माउस जो है वो क्या हो गया, मर गया। अरे ये तो हीट एंड किल था, तब ये कैसे मर गया, और R2 जो विरुलेंट होता नहीं है। जानते हो क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब कि इसके अंदर ये जो स्मूथ वाले के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है, डीएनए, ठीक है, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है, यानी कि ये वाले जेनेटिक मटेरियल के अंदर बीमारी कॉजिंग यानी निमोनिया कॉजिंग जीन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी बैक्टीरिया में बाहर से जीन आ जाना। ये वाला जीन जो है HN, मतलब कि इसका जो है वो जीन जो है वो इसमें चला गया, ये चला गया, तो और ये डीएनए चला गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और इसका जीन ने इसको क्या कर दिया, R2 को क्या कर दिया, S से ट्रांसफॉर्म कर दिया, S2 में चेंज कर दिया। अब इसको जो आपने इंजेक्ट किया इसको, तो इसकी जो है वो मौत हो गई। ये बात जो है वो ग्रिफिथ साहब जो है वो नहीं बता पाए थे, ठीक है, ग्रिफिथ साहब जो है ये बात को नहीं बता पाए थे। तो इस वजह से जो है, ठीक है, बाद में कुछ और एक्सपेरिमेंट हुआ। एक एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट था एवरी मैकार्टी मैक्लॉइड का, जिसको आप कहते हैं बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ, ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का ये कैसा एस्पेक्ट्स है, बायोकेमिकल जो है वो क्या होता है, एस्पेक्ट्स है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का। तो इसमें अगर मतलब कि इसमें केमिकली कुछ किया गया था, क्या किया गया था भाई, देखिए सबसे पहले जो है वो ये S3 लिया गया, ठीक है, S3, ठीक है, ये S3 को जिंदा रखा गया, ठीक है, और यहाँ पर ये मीडियम में क्या डाल दिया, अब तीन ही में कंफ्यूजन है, प्रोटीन हो सकता है कि आरएनए हो सकता है कि डीएनए हो सकता है।
यहाँ पर जो है एक एंजाइम डाल दिया गया जिसको हम लोगों ने बोला प्रोटीनेज। क्या बोल दिया गया? प्रोटीनेज। प्रोटीनेज डाला। प्रोटीनेज डालने की वजह से जो है वो क्या हो गया आप देखेंगे, प्रोटीनेज डालने की वजह से इसके अंदर का जो प्रोटीन होगा सब का सब डैमेज हो गया। उसके बाद देखो ज़रा सा, ठीक है, उसके बाद फिर ये HNK था, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये HNK था, ठीक है। उसके बाद जो है वो प्रोटीन डैमेज हुआ HNK H3 को R2 के साथ लाया गया, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा या नहीं हुआ हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फिर ये इंजेक्ट किया माइस में, माइस जो है वो क्या हो गया, मर गया, माइस जो है मर गया। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटीन जो है जो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, अगर प्रोटीन अगर जेनेटिक मटेरियल होता तो यहाँ पर हमने प्रोटीन डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज इससे इसके अंदर गई है जिसके वजह से ये S3 बना है और वो मरा, उसने उसको मार दिया, यानी प्रोटीन तो नहीं है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ भाई जरा देखिएगा, सेकेंड स्टेप पे RNAs हम लोग डाला, ठीक है। RNAs ये एक प्रोटीन है जो S3 जो आपको नहीं इसी में बताते हैं, इतना हम नहीं बनाते हैं। सेकेंड केस में क्या डाला भाई, RNAs डाला। RNA से क्या हुआ, इसका RNA जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। RNA जब डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, तो फिर जो है फिर यहाँ डाला गया, इसमें डाला गया, और फिर जो है इसको इंजेक्ट किया गया तो फिर से माइस मर गया। यानी कि RNA भी नहीं है, क्योंकि RNA को हमने यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। RNA जब नहीं है तो आखिर वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो कैरेक्टर जो लेकर के इसके अंदर गया है उसको S3 बनाया, यानी RNA नहीं है, बच गया क्या, DNA ही है। और जो ये तीसरा एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, DNAs को, ठीक है, DNAs डाला गया, फिर उसके बाद इसको यहाँ फिर डाला गया, और उसके बाद अब जब इस ये मीडियम में जिसमें R2 है, अब जब इसको इसका इंजेक्शन किसी हम माउस को देते हैं तो वो माउस क्या हो जाता है, ठीक है, वो माउस जिंदा रहता है, वो माउस क्या रहता है, जिंदा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब DNA जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। कैसे, क्योंकि DNA को देखो जैसे ही हमने डिस्ट्रॉय किया और ये R2 जो है वो, ठीक है, R2 ये जो है DNA ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा था इसका, ये R2 जो है S3 में नहीं कन्वर्ट किया, इसीलिए वो क्या रहा, जिंदा रहा, ठीक है। यही है बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ, ठीक है, वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ये ऑलरेडी सब हम लोग ने, हम जो आपको पढ़ा चुके डायग्राम के 3 डायग्राम, इसी तरह से 3 स्टेप बाय स्टेप बताया था, ठीक है, वो याद करिएगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं तीसरा जो हो जाता है फिर, ठीक है, तीसरा जो हो जाएगा बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ, ठीक है, ये फिर है आपको, हाँ, फिर जो है वो हर्शे एंड चेस का, ठीक है, फिर कौन सा एक्सपेरिमेंट हो जाता है, हर्शे एंड चेस का जो है वो ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट हो जाता है। वो क्या एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, किसका, हर्शे एंड चेस का। वो क्या है भाई, हर्शे एंड चेस का ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। तो आप देखेंगे जैसे ब्लेंडर, ब्लेंडर का मतलब ब्लेंड करना, मतलब अच्छे से जो है वो उसको मिक्स कर देना, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। रुकिएगा ज़रा सा, हम ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको हम बताएं, ठीक है। हो इन्फेक्शन, इसमें 3 स्टेप पे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक तो इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। ये इन्फेक्शन देखिए, हर्शे एंड चेस का जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, R2NH3, क्या आप देखिए, मैंने अब देखिए इसमें क्या किया गया, इसमें जो है वो एक मीडियम लिया गया, ठीक है, वो एक क्या लिया गया, मीडियम लिया गया। इसमें जो है वो इकोलाई को रखा गया, इकोलाई, और यहाँ पर एक अटैक करवा दिया गया, किससे, बैक्टीरियोफेज से, मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे क्या करता है, अटैक करता है। DNA डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने रखा, ये इकोलाई है, ठीक है, इकोलाई, इसमें हमने रखा लेबलिंग एजेंट जो लेबल करेगा, जो कलर करेगा, किसको, पहले हमने रखा, ठीक है, S35। तो S35 में देखो, S35 में अंदर जाने के बाद क्या हुआ होगा, ये S35 है, अंदर जाने के बाद इसने अपना DNA यहाँ दे दिया गया होगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा से करके बताते हैं। इसने जो है वो अपना DNA यहाँ पर जो है वो दे दिया। अब ये DNA जो है वो अपना मल्टीपल कॉपी बनाता है ना, मल्टीपल कॉपी, और मल्टीपल कॉपी बनाने के बाद, ठीक है, फिर ये प्रोटीन, हाँ, फिर जो है फिर अपना प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन जो बनाएगा, तो आप जानते हैं प्रोटीन में
सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स भी होता है, ठीक है। तो सल्फर कंटेनिंग जो है वो जैसे आपको सिस्टीन, ठीक है। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, तो सल्फर कहाँ से लेगा? सल्फर जो है लेगा वो तुम्हारा यहीं से मीडियम से लेगा, लेकिन यहाँ मीडियम में कैसा सल्फर है? ये 35 वाला सल्फर है, तो पूरा इसका प्रोटीन क्या हो जाएगा? ये जो है वो ये हो जाएगा, प्रोटीन लेवल हो जाएगा। उसके बाद ये बैक्टीरिया को मार के, इकोलाई को मार कर बाहर आ जाएगा। फिर जब हम लोग इसको निकालेंगे बाहर में, तो हम पाते हैं कि इसका प्रोटीन जो है वो क्या है? लेबल्ड है, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे भाई? सेकंड एक्सपेरिमेंट ऐसी करेंगे, सेम ऐसी करेंगे, लेकिन यहाँ पर S35 ना रख करके हम लोग रख देंगे P32 रेडियो एक्टिव, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिव P32 इस बार रख दिया है। तब देखो जब P32 रखेंगे, ये जो जैसे कि ये बैक्टीरिया है, तो एक डीएनए जो है वो अपना नया नया कॉपी बनाएगा। तो नया कॉपी जब बनाएगा, ठीक है, तो आप जानते हैं डीएनए जब नया कॉपी बनाएगा तो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट होता है। सब कुछ वो कहाँ से लेगा? सब कुछ जो है ये मीडियम से लेगा। ये मीडियम में कैसा ये लेगा, मतलब कैसा जो वो फॉस्फेट लेगा? ये लेबल्ड फॉस्फेट यानी कि रेडियो एक्टिव फॉस्फेट लेगा। यानी इसका जो नया जो डीएनए बनेगा, एक दूसरा एक्सपेरिमेंट बनाए, ठीक है, इसका जो है P32, ठीक है, ये वाला हो गया। जो नया प्रोटीन, तो देखो सल्फर जो लिया है नेक्स्ट केस में वो तो नॉर्मल लिया है, ठीक है। यानी नेक्स्ट केस में P32 जब लिया, सल्फर जो है वो नॉर्मल सल्फर लिया था, ठीक है, रेडियो एक्टिव नहीं। तो प्रोटीन जो नया बनेगा वो तो नॉर्मल बनेगा, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो प्रोटीन जो बनेगा वो क्या रहेगा? सबसे पहले लेबलिंग करें वो नॉर्मल, लेकिन जो डीएनए नया जो बन जाएगा वो सब क्या हो जाए? रेडियो एक्टिव, क्योंकि इस डीएनए में क्या प्रेजेंट रहेगा? P32 बनेगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग निकाल लेंगे, ये मार देगा, उसको मार करके बाहर आएगा, उसको निकाल लेंगे। और ये यहाँ पर लेबल डीएनए है, यहाँ पर लेबल जो है वो प्रोटीन है। अब देखते हैं फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वायरस का ना, ये बैक्टीरियोफेज का नेक्स्ट जनरेशन लाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन में देखेंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन आता है तो उसमें से नेक्स्ट जनरेशन जाएगा, उसमें से लेबल्ड प्रोटीन जाता है उस नेक्स्ट जनरेशन में, या लेबल्ड डीएनए जाता है। जो भी जाएगा हम समझ जाएंगे कि जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा वही जो है वो क्या लेकर के गया होगा? ये जेनेटिक मटेरियल लेकर के गया होगा, तो हम समझ जाएंगे वही जेनेटिक मटेरियल है। तो अब हम लोग पहला स्टेप करते हैं, ये क्या कराएंगे हम लोग? इन्फेक्शन कॉज कराते हैं। क्या कराते हैं? इन्फेक्शन। किसके ऊपर? ठीक है, ये इन्फेक्शन कॉज कराएंगे इकोलाई। जाहिर है, देखो ये अपने से तो जो है नॉर्मल मीडियम है, ये नॉर्मल, ये अपने से तो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज है, यानी वायरस है। वायरस को कोई होस्ट चाहिए, ठीक है, तब उसमें जाकर के मल्टीप्लाई करेगा, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो हमेशा बैक्टीरिया इसमें कौन सा लेंगे? हमेशा बैक्टीरिया जो है वो कौन सा लेंगे? इकोलाई लेंगे, ठीक है। तो वही जो है अगर आप देखेंगे कि इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन यहाँ जो है इन्फेक्शन जो है हमने लगाया, ये देखिए, ये अरे ये वाला है ना, ठीक है, ये ऐसे ये वाला बना देते हैं। देखो ये वाला जो है, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ इन्फेक्शन लगा, और यहाँ जो है वो अगर आप देखेंगे डीएनए है, ठीक है, डीएनए हो गया, डीएनए। उसके बाद देखो ये डीएनए जो है वो कहाँ चला गया? यहाँ पर अंदर चला गया, इसने इन्फेक्शन। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसा गौर करिएगा, यहाँ पर हम लोग फिर, ठीक है, ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग करने का मतलब एक ब्लेंडर होता है, बहुत ज़ोर से ब्लेंडिंग मतलब कि मिक्स करना, बहुत ज़ोर से वो हिलाता है। ब्लेंडिंग करना इतना ज़ोर से वो हिलाता है कि ये जो वायरल मटेरियल है, ठीक है, और बैक्टीरियल मटेरियल अलग हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये वायरल मटेरियल जो है वो ये जो है बैक्टीरियल मटेरियल अलग हो गया, और ये वायरल मटेरियल जो है वो क्या हो गया? वो अलग हो गया। आपको सिर्फ क्या दिख रहा है? जो रेडियो एक्टिव है बस वही दिख रहा है, ये सब नहीं दिख रहा होगा आपको। ये जो है वो अलग हो गया। अब अलग तो हो गया, तो ये तो पूरा जो है वो क्या रहेगा? इसमें जो है वो पूरा फैला हुआ रहेगा, ठीक है। दोनों को वायरस मटेरियल को, बैक्टीरियल मटेरियल को आपको अलग करना है, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे? यहाँ पर जो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जब करेंगे तो हल्का वाला जो है, ये जो हल्का वाला कौन सा रहेगा? हल्का वाला जाहिर है ये जो है आपको वायरल मटेरियल रहेगा, क्योंकि सिर्फ प्रोटीन है, ये तो पूरा का पूरा बैक्टीरिया है। तो हल्का वाला जो है वो अगर आप देखते हैं कि ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, इसको ऊपर वाले को जो कहेंगे, इसको नीचे वाले को रेटेंटेट कहते हैं, ऊपर वाले को सुपरनेटेंट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, सुपरनेटेंट रहेगा, ठीक है। ये आपको जो है वो दिखेगा, सुपरनेटेंट जो है, ठीक है। और एक जनरेशन के बाद, जैसा देखिएगा, 1 जनरेशन के बाद जो है आपने देखा कि एक जनरेशन के बाद, ठीक है, जब आप यहाँ पर के बैक्टीरिया को निकाले, तो एक जनरेशन के बाद क्या होगा? ये डीएनए जो है एक जनरेशन के बाद जो है वो अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर ये दो बैक्टीरिया बनाया होगा, ठीक है, इसमें, ठीक है, इसमें जो है वो एक, ठीक है, आप देखेंगे कि इसमें जो है वो ये एक, क्योंकि ये नॉर्मल मीडियम है, ठीक है, तो यहाँ पर डीएनए तो लेबल तो नहीं है, तो यहाँ पर अनलेबल्ड डीएनए आएगा, जितना भी जो है वो अनलेबल्ड आएगा, ठीक है। नया भी जाएगा तो अनलेबल्ड आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल मीडियम है, ठीक है। तो ये अगर आप देखते हैं सिर्फ एक ही टाइप का आपको क्या मिलेगा, वो सॉरी,
अनलेबल्ड, उसके बाद फिर ये अनलेबल्ड रहेगा तो हाँ सॉरी, तो इसमें अगर आप देखते हैं सिर्फ एक ही टाइप का आपको क्या मिलेगा, वो बैक्टीरिया मिलेगा जहाँ पर अनलेबल्ड जो है वो डीएनए प्रेजेंट रहेगा, अनलेबल्ड डीएनए। या फिर अगर आप कह लीजिए कि या फिर अगर कह लीजिए कि यहाँ फिर से जो है ये वायरस भी अगर बना देगा, तो इसको छोड़ो, ये वायरस ये डीएनए वायरस बनाएगा, तो वायरस तो सिर्फ एक ही तरह होगा। प्रोटीन ज़ाहिर है अनलेबल्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव जो है मटेरियल, तो इसमें कैसा कैसा जो वायरस आएगा, सारा का सारा अनलेबल्ड डीएनए प्लस प्रोटीन अनलेबल्ड वायरस आएगा। यही चीज़ अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें भी जो है हम लोग क्या कराते हैं, इसमें भी जो है वो हम लोग जो है इन्फेक्शन कॉज कराएंगे। इन्फेक्शन से डीएनए जो है वो यहाँ चला जाएगा, उसके बाद फिर ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग करने के बाद जो है ये ठीक है, ये जो है आपको ठीक है बैक्टीरियल मटेरियल जो है वो अलग हो जाएगा, और वायरस मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, जो ऊपर चला जाएगा। ये अनलेबल्ड है, प्रोटीन अनलेबल्ड है, ये देखो। उसके बाद से अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो ये दोनों जो है वो अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा अलग। और एक जनरेशन के बाद जरा सा देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 1 जनरेशन के बाद निकालेंगे, तो 1 जनरेशन के बाद जो है ये दोनों डीएनए अलग अलग होगा पहले तो, और फिर ये नॉर्मल मीडियम नया डीएनए जो होगा वो एक नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल होगा। और उसके बाद जो है फिर जो है उसके बाद क्या कर लेंगे, अपना ये प्रोटीन ले आएगा, ठीक है, प्रोटीन भी नॉर्मल ही होगा, और उसके बाद मार करके बाहर आ जाएगा। जब मार करके बाहर आ जाएगा तो हम देखते हैं कि इसमें जो है ठीक है, इसमें हाइब्रिड डीएनए है। हाइब्रिड वाला जो है वो आपको क्या है, जो ये नेक्स्ट जनरेशन हुआ इसका जो है, या इसका जो है ये क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन में ये जो ब्लू वाला जो डीएनए है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुआ। जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा वही तो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा। यहाँ पर जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए आया, जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने किसको लेवल किया था, प्रोटीन को लेवल किया था। तो नेक्स्ट जनरेशन में लेवल वाला प्रोटीन, ये वाला प्रोटीन आया कि नहीं आया, नहीं आया, तो प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह नहीं काम करेगा। तो ये हो गया तुमको क्या, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे हर्शे एंड चेस का ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेस का। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर। हाँ, उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं कि यहाँ अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये क्या होगा, क्या क्या प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल का है, यानी जेनेटिक मटेरियल एक तो सबसे पहले जो है अपने तरह का क्या बनाए, रेप्लिका बनाना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये बनाता है ना, ये डीएनए है, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड अलग होगा, एक एक नया डीएनए बनाएगा, एक नया डीएनए बनाएगा। तो डीएनए, ये जो जेनेटिक मटेरियल जो होना चाहिए वो अपने तरह का क्या बना सके, अपने तरह का रेप्लिका बना सके, अपने ही तरह का जो है एक नया कॉपी बना सके, तभी तो वो नया सेल में डिवाइड होकर के जाएगा, ठीक है। एक तो रेप्लिका बनाना चाहिए, दूसरी बात जो है नेक्स्ट जनरेशन में जब जाए तो वो क्या कर सके, नेक्स्ट जनरेशन में जब जाए तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। तो मेंडेलियन कैरेक्टर की तरह जो है वो क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके। अगर मेंडेलियन कैरेक्टर की तरह नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है तो क्या फ़ायदा है उसका, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में जाके भी अगर कोई फ़ायदा तो है नहीं, जब तक एक्सप्रेस नहीं करते। मेंडेलियन कैरेक्टर की तरह ये क्या करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, ठीक है, वो स्टेबल होना चाहिए। स्ट्रक्चरली एंड केमिकली वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। पता चला जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में गया, और नेक्स्ट जनरेशन में जाने के बाद जो है इंसान का कैरेक्टर लेके गया, और नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो चेंज हो गया, केमिकली चेंज हो गया, स्ट्रक्चरली चेंज हो गया, और बंदर का जो है वो कैरेक्टर डेवलप करा दिया, ठीक है, सांप का कैरेक्टर डेवलप करा दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो केमिकली ये स्टेबल होना चाहिए, लेकिन इतना भी स्टेबल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा जो है प्रोवाइड नेसेसरी म्यूटेशन, जब वो रेप्लिकेशन करे, ठीक है, जब वो अपने तरह का कॉपी बनाए, तो थोड़ा सा जो है वो म्यूटेशन हो, हल्का सा जो है वो चेंजेस आए इसमें, ठीक है। म्यूटेशन क्या, हल्का सा जो है नेसेसरी म्यूटेशन, नेसेसरी चेंजेस प्रोवाइड करे ताकि इवोल्यूशन हो सके, ठीक है। चेंजेस होगा तब तो जो है बेटर स्पीशीज बनेगी, ताकि वो क्या हो सके, इवोल्यूशन हो सके। ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ क्या हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे विच इज़ बेटर जेनेटिक मटेरियल। इस हिसाब से जो है वो कौन बेटर जेनेटिक मटेरियल, विच इज़ बेटर जेनेटिक मटेरियल। देखिए बेटर जेनेटिक मटेरियल तो ओवरऑल जो है दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है। आरएनए की अलग प्रॉपर्टी है, डीएनए की अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे आरएनए क्या होता है कि वो लेस स्टेबल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। उसका रीज़न हम ये बता रहे हैं, लेस स्टेबल होगा। तो मान लीजिए कोई जैसे वायरस है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, टोबैको मोज़ैक वायरस है, सार्स वायरस है, ये सबको क्या होता है कि ये हमेशा दूसरे, ये पैरासाइट वायरस हमेशा पैरासाइट होंगे, ऑब्लिगेट पैरासाइट, हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो हमेशा वो उसको मारने होने की कोशिश करता है, तो ये हमेशा अपने आप को चेंज करते रहते हैं। तो चेंज कौन आसानी से हो सकेगा, जो लेस स्टेबल होगा। आरएनए क्या होता है, वो लेस स्टेबल होता है। इस वजह से
जो पैरासिटिक आरएनए होते हैं, जो ऐसे वायरस में जिसको बहुत तेज़ी के साथ चेंज करना होता है, उसमें आरएनए ही बेटर जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है? क्योंकि वो बहुत तेज़ी के साथ म्यूटेट करता है। सेकंड डीएनए का, डीएनए क्योंकि जो है केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल है, तो ये जो है वो क्या कर सकता है, अपने कैरेक्टर को अच्छे से रख सकता है। तो जैसे हम लोग हायर ऑर्गेनिज्म में उतना ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत तो है नहीं हमको, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि भाई जो है कि ऐसा तो है नहीं कि हर जनरेशन में हमको चेंज की ज़रूरत है, ठीक है भाई? इंसान की जनरेशन है तो नेक्स्ट जनरेशन में साँप बन जाए, बिच्छू बन जाए, ऐसा तो है नहीं। तो इसके लिए जो औलाद, जो इंसान की औलाद जो है साँप बिच्छू पैदा हो रही है, ठीक है? ऐसा तो है नहीं। तो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, इसके लिए बेटर कौन है? वो डीएनए है, ठीक है? एक चीज़। तीसरी चीज़ अगर आप देखेंगे, ये थर्ड चीज़ क्या हो सकता है, वही जो है वो बेटर है, ठीक है? थर्ड थिंग्स क्या हो सकता है कि आप जैसे देखिए इसमें भी देखो, आरएनए जैसे डीएनए डीएनए खुद को जो है वो नहीं एक्सप्रेस कर सकता है। डीएनए जो है वो ज़ाहिर है एक्सप्रेस कैसे करेगा? डीएनए जब तक जो है वो आपको डीएनए जो है वो पहले आरएनए बनाता है, आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है, एंजाइम बनाता है, ये क्या करता है कैरेक्टर का एक्सप्रेशन देता है। तो अगर डीएनए को एक्सप्रेस होना है तो उसको आरएनए बनाना ही पड़ेगा, जबकि आरएनए को अगर एक्सप्रेस होना है तो डायरेक्टली प्रोटीन बना करके एक्सप्रेस हो सकता है। तो इस हिसाब से डायरेक्टली आरएनए एक्सप्रेस होता है, तो ये बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन है? आरएनए है, ठीक है? ओवरऑल मिलाइएगा ना, क्योंकि ये केमिकली एंड स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से बेटर जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही डीएनए ही होता है, डीएनए ही होता है, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, अब क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है ये? क्योंकि देखो सबसे पहला एक रीज़न है कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है? डबल स्टैंडर्ड, ये ज़्यादातर सिंगल स्टैंडर्ड रहेंगे, डबल स्टैंडर्ड रहेगा। अब मान लीजिए हीट कहीं पर ज़्यादा आ गई, कोई रेज़ आ गया, कोई जो है म्यूटेजेंस आ गया, तो वो क्या करेगा, पहले तो वो हीट-वीट जो है, पहले तो इसका बॉन्ड ही ब्रेक करने में सारी की सारी हीट लग जाएगी, जिसको आप डीनेचुरेशन कहते हैं, सारी की सारी। बाद में जाकर के जब बॉन्ड ब्रेक कर तब जाकर के इसके बेस पेयर में कुछ चेंजेस लेकर के आएगा हीट। इसमें क्या है, इसमें हीट एब्ज़ॉर्ब करने के लिए कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, थोड़ा-सा भी हीट-वीट लगेगी, फ़ौरन इसका बेसिस जो है वो क्या हो जाएगा, उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। बहुत आसानी से ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये स्टेबल होता है। एक तो पहला डबल बॉन्ड की वजह से। दूसरा अगर आप देखेंगे, गौर करिएगा, अभी आपको बताया है कि जो पेंटोज़ शुगर होता है, डीएनए में जो पेंटोज़ शुगर होता है, उसके सेकंड नंबर पोज़ीशन पे डीएनए का डीऑक्सीराइबोज़ न्यूक्लिक एसिड इसका नाम है। यानी कि सेकंड नंबर पोज़ीशन पे ऑक्सीजन नहीं रहता है, पेंटोज़ के हर एक पेंटोज़ के सेकंड नंबर पोज़ीशन पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा। ऑक्सीजन कम रहेगा तो ऑक्सीडेशन होने का चांसेस कम रहेगा, यानी डीएनए में ऑक्सीडेशन कम होता है, चेंजेस कम आता है, यानी वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो तीसरा रीज़न देखिएगा, डीएनए में जो है वो यूरेसिल तो नहीं है, एडेनिन जो है वो किससे पेयर करता है? अभी आपको बताया है थाइमिन से पेयर करता है, और आपको बताया है कि थाइमिन में, जैसे फिर से आप देख लीजिए, थाइमिन के जो है 5वें नंबर, नॉर्मली जो है यूरेसिल के 2 और 4 पोज़ीशन पे जो है वो ऑक्सीजन प्रेज़ेंट रहेगा, ठीक है? यूरेसिल काफ़ी 2-2 ऑक्सीजन होने के काफ़ी अनस्टेबल होगा। थाइमीन में आपने देखा था 2 और 4 पोज़ीशन में ऑक्सीजन ज़रूर प्रेज़ेंट रहेगा, लेकिन 5वें पोज़ीशन पे जो है वो मिथाइल ग्रुप प्रेज़ेंट होने की वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। क्योंकि थाइमीन जो है वो डीएनए में प्रेज़ेंट होता है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है। ये 3 रीज़न, डबल हेलिकल थाइमीन, प्रेज़ेंस ऑफ थाइमीन, और तीसरा जो होगा डबल हेलिकल प्रेज़ेंस ऑफ थाइमीन, और तीसरा जो होगा वो तुम्हारा क्या हो सकता है कि डीऑक्सीराइबोज़ शुगर होने की वजह से डीएनए जो है वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक? अच्छा। अब हम लोग देखते हैं ज़रा-सा, ठीक है? अब ज़रा-सा हम लोग देख लेते हैं आरएनए वर्ल्ड। क्या देखेंगे हम लोग? आरएनए वर्ल्ड देखेंगे, ठीक है? ये आरएनए वर्ल्ड जो है वो क्या होता है, ठीक है? आरएनए वर्ल्ड में अगर आप देखते हैं एक चीज़, आरएनए वर्ल्ड, ठीक है? आरएनए वर्ल्ड जो है वो क्या होता है, ठीक है? मतलब आप देखेंगे फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो है वो कौन होगा, ठीक है? आप बताइए तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है? ज़ाहिर है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो होगा, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो ज़ाहिर है आरएनए होगा, क्योंकि आरएनए सिंपल है, जल्दी इवोल्यूशन में अगर आप देखेंगे पहले जो है वो आरएनए बन गया होगा। और जो भी आप कह लीजिए कि जो भी लाइव प्रोसेस है, वो किसके अराउंड में स्टार्ट हुआ होगा? जैसे स्प्लाइसिंग है, ट्रांसलेशन है, स्प्लाइसिंग है, ठीक है? या फिर अगर आप देखते हैं मेटाबॉलिज़्म्स है, ठीक है? ये सब जो है किसके अराउंड में स्टार्ट हुआ होगा? आरएनए के अराउंड में स्टार्ट हुआ होगा। देखो, कहने का मतलब ये है, पहले तो आरएनए बन गया होगा, ठीक है? मान लीजिए कोई सेल बना होगा, उसमें पहले क्या बन गया? आरएनए बन गया होगा। सेल को सेल तो ये ज़िंदा होगा, तो ज़ाहिर है इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन का सिंथेसिस करने का मतलब कि मेटाबॉलिज़्म वो करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन करेगा, स्प्लाइसिंग वगैरह कुछ और भी आगे देखेंगे वो सब करेगा। यानी ये सब जो ये जो लाइव प्रोसेस है जिससे हम लोग ज़िंदा रहते हैं, जिससे कोई ऑर्गेनिज़्म ज़िंदा रहता है, वो किसके साथ स्टार्ट हुआ? वो स्टार्ट हुआ है तुम्हारा आरएनए के साथ। किसके साथ स्टार्ट हुआ है? आरएनए के साथ ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो आरएनए, अच्छा आरएनए जो है वो दोनों तरह से काम करता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है, आरएनए जो है वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। आप देखेंगे,
ठीक है, राइबोजाइम प्रोकैरियोट में 23S rRNA, 23S प्रोकैरियोट में 23S rRNA जो होता है वो किसके तरह काम करता है, वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। मतलब कैटलिस्ट कहने का मतलब जो है एंजाइम की तरह ये काम करता है, राइबोजाइम इसको कहते हैं, एंजाइम की तरह काम करता है। मतलब आरएनए एंजाइम बनाता या प्रोटीन बनाता तो है ही, इसका साथ साथ कुछ कुछ जो है वो आरएनए जो है जैसे 20S का राइबोजाइम प्रोकैरियोट में या राइबोन्यूक्लियस भी वो डायरेक्टली जो है वो किसकी तरह काम करने लगता है, ठीक है, वो डायरेक्टली वो कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है। ये हो गया तुम्हारा क्या, आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, आरएनए वर्ल्ड हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आरएनए वर्ल्ड के बाद फिर आगे जो है वो हम लोग देखेंगे कि आरएनए वर्ल्ड हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डोग्मा का मतलब थियोरी होती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो सेंट्रल थ्योरी क्या है, सेंट्रल थियोरी ये है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन जो है वो, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन, और इसको जो है वो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से ही क्या बनता है, वो डीएनए ही बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, रेप्लिकेशन। तो ये डीएनए से डीएनए बन जाएगा, इसको रेप्लिकेशन कहेंगे। ये डीएनए से क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा, जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। आरएनए से ये क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, जिसको आप ट्रांसलेशन कहेंगे। तो यही सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल थ्योरी